IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। लेकिन अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं हो पाया। अफगानिस्तान का जो राजा था वो शाह सुजा था। शाह सुजा क्या था? हालांकि शाह सुजा जो है वो 1809 के आसपास अगर देखोगे तो शाह सुजा वहां का जो राजा हुआ करता था, उससे पहले उसका भाई था। उसके पहले वो हेरात एक जगह है वहां पे, हेरात रियासत का गवर्नर था वहां पे। तो क्या हुआ कि शाह सुजा ने अपने भाई को ही अटैक करके उसे अंधा बना दिया था। एक्चुअली तो अंधा बना दिया तो वो राजा नहीं रह सकता था। लेकिन राजा नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2009 तक था, फिर वहां पर कुछ अफगानों ने अटैक करके उसको हरा दिया और वहां से भाग करके आकर उसने रणजीत सिंह के यहाँ शरण ले ली थी। आपको याद हो, यही वो शाह सुजा है जिसने जो है अपना कोहिनूर हीरा जो है वो रणजीत सिंह को दिया था। तो ये शाह सुजा ने रणजीत सिंह के यहाँ शरण लिया, फिर कई जगह घूमता रहा। तो रणजीत सिंह भी चाहते थे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे वहां पे, तो शाह सुजा को भी वो भी चाहते थे कि वो बैठ जाए, और ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे। तो ये तीनों ने मिल करके इसी को ट्राई जो है पार्टाइट ट्रीटी कहा जाता है। मतलब तीनों के बीच में एक संधि हो गई कि ठीक है, हम जो है अफगानिस्तान में अटैक करेंगे। और अफगानिस्तान में उस समय जो राजा था वो दोस्त मोहम्मद था, वहां का जो राजा था। तो अटैक करेंगे और अटैक करने में ब्रिटिशर्स जो है इनको सपोर्ट करेंगे, और साथ में रणजीत सिंह भी जो है वो भी उनका साथ देंगे, और शाह सुजा, इन तीनों ने मिल करके अटैक किया। अब इस अटैक में क्या हुआ कि वहां इसको फिर दोस्त मोहम्मद को हरा दिया गया, और हराने के बाद इनको जो है कलकत्ता ला करके बंदी भी बना दिया गया था दोस्त मोहम्मद को। लेकिन वहां पर जाके शाह सुजा बैठ तो गया, लेकिन वहां की जनता जो है वो उसके अगेंस्ट हो गई। वहां की जनता उसको स्वीकार नहीं करती थी, जनता नहीं स्वीकार करती थी। तो उस समय वहां का जो लोकल था एक सुजाउद्दौला, उसने क्या हुआ, उसके जनता के सपोर्ट से उसने जो है अटैक किया। एक साल के अंदर ही उसने शाह सुजा को जो है हटा दिया, भगा दिया। और ब्रिटिश, अब चूंकि वहां पर शाह सुजा बैठा था तो वहां बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी थे। तो ब्रिटिशर्स थे तो वहां की जनता ने उन ब्रिटिशर्स, जो कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो बहुत ही बुरी तरह से कत्लेआम किया, मारा। और उन ब्रिटिशर्स को वापस जो है, कुछ उसमें से ही बच के वापस भाग के आ पाए। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है, जो अपने आप को सोच रहे थे कि जीत हुई, एक्चुअली उनकी हार हुई, क्योंकि जनता ने भी बर्दाश्त नहीं किया और रिवोल्ट करके शाह सुजा को भी मार डाला, और वहां के जो लोग थे वो भी मार, वहां के जो इंडियन जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी मार दिए गए। अब ब्रिटिशर्स ने इसको फिर अपने उसके अगेंस्ट ले लिया, तो उस समय ऑकलैंड को फिर हटा दिया गया। फिर लॉर्ड एलन बरो जो बने उसके बाद ब्रिटिशर्स के गवर्नर, तो एलन बरो ने अपनी पूरी ताकत लगा करके फिर अफगानिस्तान में कुचल डाला। लेकिन जनता का वो फिर से उन्होंने ऑक्यूपाइड तो कर लिया पूरी ताकत लगा के, लेकिन जनता ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं कर दिया, और हार मान करके फिर दोस्त मोहम्मद को ही वापस जो है अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स ने चाहकर भी अफगानिस्तान को अपना पपेट नहीं बना सके ब्रिटिशर्स। तो ये एक लोग ये जान गए थे, और उनके मन में जो ये छवि थी कि ब्रिटिशर्स की, कि भाई ये हर जगह जीतते आए हैं, ये ऐसा नहीं है। दूसरा जो है पंजाब वॉर हुआ था। अब ये पंजाब वॉर एक्चुअली 1845 से 46 के बीच है। और क्या हुआ था, उस समय रणजीत सिंह की 1839 में ही डेथ हो चुकी थी। अब रणजीत सिंह की डेथ हो गई, तो रणजीत सिंह की डेथ के बाद वहां पर, अब चूंकि रणजीत सिंह बहुत बड़े राजा थे तो उनके कई रानियां थी, तो उसमें कई रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो गए। कई रिप्रेजेंटेटिव, कई लोग राजा बनना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे छोटी रानी का लड़का था दिलीप सिंह, तो उसको ही वहां का एट लास्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था। लेकिन वो सब वो सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव और छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, वो आपस में ही लड़ा करते थे। ताकतवर तो थे, लेकिन रणजीत सिंह का रिप्रेजेंटेशन बहुत मजबूत था। उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्री के लोग
को भी अपने यहाँ दरबार में अपने यहाँ इन्वॉल्व कर रखा था, नई टेक्नोलॉजी, और हर जात और हर धर्म के लोगों को अपने यहाँ इन्वॉल्व करते थे। लेकिन ये जो नए रिप्रेजेंटेटिव थे, ये आपस में ही लड़ा करते थे कि कौन किसको मिलेगा। दलीप सिंह को बना तो दिया गया था, लेकिन वो आपस में ही सेटिस्फाइड नहीं थे। इतने में, और कभी भी ब्रिटिशर्स जो थे वो सिख की तरफ अपना ध्यान नहीं खींचना चाहते थे। वो ऑक्यूपाई तो करना चाहते, लेकिन सिख तब भी ताकतवर थे, और रणजीत सिंह के बाद वो उनकी आर्मी जो है और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब रणजीत सिंह थे उस समय सिर्फ 29-30 हजार की उनकी आर्मी थी, उसके बावजूद वो बहुत ताकतवर, क्योंकि उनका जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप था, वो जबरदस्त था। अभी कई गुना, यानी लगभग 70-80 हजार के आसपास उनकी सेनाएं पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब जो था वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं था। अब ब्रिटिशर्स की निगाह थोड़ी उधर बैठी, और उन्होंने सतलज के किनारे आकर के अपना जो है एक कैंटोनमेंट क्रिएट कर दिया। अब जितने सिख थे आपस में लड़ तो रहे थे, लेकिन जब कोई बाहर का आएगा तो वो भी खड़े हो जाएंगे। तो उन्हें लगा कि भाई ये हमारे बॉर्डर पे आकर कैसे बैठ गया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हम पे अटैक करना चाहता है। तो सारे सिख जो है वो थोड़े से उनके कान खड़े हो गए, उनकी तरफ वो भी थोड़े आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो गवर्नर, जो एक है, एक सेना जो है वो कलकत्ता से कूच कर गई, वो चली आई पंजाब की तरफ आने लग गई, क्योंकि उनको अब मोटिव हो चुका था ब्रिटिशर्स का कि अभी अटैक करना है सिखों की तरफ पंजाब पर। लेकिन उन्होंने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया था। इसके बाद सिख जो है, सिख जितने भी थे वो यूनाइट होकर उन्होंने वो ये बात को समझ गए, उन्होंने सतलज को क्रॉस करना शुरू कर दिया। तब ब्रिटिशर्स ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया वॉर। और इस वॉर में क्या हुआ कि जीते तो सही ब्रिटिशर्स, लेकिन बहुत ही मुश्किल के साथ। तो ये जो वॉर जो थे, इन्होंने क्लियर कर दिया गया था, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ बनकर, ये बहुत ताकतवर लोग हैं जिनको हराना मुश्किल है। तो लोगों की जो मन में ये भावना थी, ये जो टेंडेंसी थी, वो मिथ थी, वो खत्म होने लगी थी, ब्रेक होने लगी थी। इसी तरह से क्रीमियन वॉर हुआ था, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वर्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने। क्रीमियन वॉर एक्चुअली जो है ऑटोमन जो था एम्पायर, यानी उसका जो साम्राज्य था, उसके वो और उसके साथ इटली और ब्रिटिशर्स, इन्होंने रशिया के अगेंस्ट जो है लड़ाई करी थी, तो उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये तीन जो है बेसिकली वॉर ने क्लियर कर दिया था लोगों के मन में कि भाई जो ब्रिटिश जो है वो उनको भी हराया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो ही जीतेंगे और उनका साम्राज्य हर जगह बना रहेगा। यहां तक समझ में आया? कुछ समझ में आया भाई? यस सर। हाँ सर। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब ये है फिर 1850, उसके बाद 1855 से 56 में एक और हुआ था, संथाल ट्राइब्स का विद्रोह हुआ था। इन्होंने भी अच्छी खासी सबक सिखाई थी, और एक समय के लिए तो सफाया ही कर दिया था ब्रिटिशर्स का, थोड़े समय के लिए। और वो भी क्या है, अपने ट्रेडिशनल हथियारों से लेकर के। ट्राइब्स के पास कौन से हथियार हो सकते हैं, उनका जो बरछा, कुलाड़ा, कुलाड़ी जो भी रहेगा, उससे ही ब्रिटिशर्स का एक तरफ पूरा सफाया कर दिया था। तो ये जो चार चीजें हैं, वो लोगों के मन में जो भी धारणा थी कि ब्रिटिशर्स ही सब कुछ है, उनको हराया नहीं जा सकता, एक खत्म हो चुका था। अब उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल रीजन यहाँ बता दे रहा हूँ। वही चीज है जो लॉर्ड डलहौजी जो है, उन्होंने अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया उसको, ठीक। और अवध में जो थे, अवध में बहुत सारे सोल्जर्स भी रहा करते थे, तब भी वहां का टैक्स बढ़ा दिया गया। सोल्जर वैसे भी नाराज हो गए सारे। फिर नाना साहब अडॉप्टेड सन थे, ठीक। उनको भी वही अडॉप्टेड सन थे, तो उनको बोला गया भाई हम इनको पेंशन नहीं देंगे, और उनको उठा करके कानपुर में ट्रांसफर कर दिया गया, पूना से उठा के कानपुर भेज दिया गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो भी अडॉप्टेड सन, उनका भी कोई संतान नहीं थी, ठीक। अडॉप्टेड सन थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से उनकी भी जो है, उनको भी उनके साथ भी सेम सलूक किया जा रहा था। 1849 में बहादुर शाह जफर जो थे, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनके साथ सबसे बड़ा उनके साथ एक बेइज्जती जैसा काम किया गया कि उनको लाल किला से उठा करके छोटी सी जगह पे बोला गया कुतुब मीनार में तुम सेट हो जाओ, कुतुब मीनार में रहने के लिए उनको भेज दिया गया, ठीक ठीक। फिर
1856 में एक और किया गया था कि अब उन्हें सम्राट नहीं कहा जाएगा, उन्हें अब राजा कहा जाएगा। तो एक उनको स्वाभिमान को एक कहेंगे ठेस लगता है। फिर यहाँ से 1857 में यहाँ मैंने दिया है कि जो किसके पीरियड में, तो लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में उस समय गवर्नर थे, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक। फिर क्रिश्चियन मिशनरियों का जो था, जो पहले बताया मिशनरीज जो थे, उन्होंने एक नया रूल निकाला था, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट में क्या कर दिया गया था, ये एक्ट में बता दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति वो क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट करता है, उसके बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं कि आप उसको जात से निकाल दोगे, उसको प्रॉपर्टी में दोगे, उसकी प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो अब धर्म में भी इंटरफियर उनका होने लगा था हर जगह। तो ये है, ठीक। फिर कुछ फंडामेंटलिस्ट जो थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो सती सिस्टम, सती प्रथा जो हटा दिया गया, विडो रीमैरिज कर दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन फीमेल्स के लिए क्रिएट कर दिया गया, टैक्स ऑन टेम्पल एंड मॉस्क के ऊपर यानी मस्जिदों के ऊपर जो टैक्स लगा दिए जाने लगे। तो इन सब की वजह से क्या हो गया कि अब सभी, पूरा हर तबका ही उनसे नाराज हो चुका था, ठीक। फिर बॉर्न ऑन सोल्जर्स फॉर बियर्ड, फिर जो है ये मतलब जो सैनिकों को दाढ़ी लगाने से भी रोक लगा दी गई, पगड़ी नहीं पहन सकते थे फिर, ठीक। सूबेदार से ऊपर उनकी पोस्टिंग नहीं पॉसिबल थी, ठीक। उसके बाद क्या होता था कि सैनिकों को एक एक्स्ट्रा पैसा मिला करता था अगर फॉरेन में उनकी पोस्टिंग होती थी। तो उन्हें कह दिया अगर सिंध और पंजाब में उनकी पोस्टिंग होती है, वो फॉरेन ही हो गया ब्रिटिशर्स के लिए ना, क्योंकि उस समय पंजाब उनके अधीन नहीं था। तो अगर वहां पोस्टिंग या कहीं ऐसी जगह पे होती है तो फिर उनको नहीं दिया जाएगा टैक्स, उनको एक्स्ट्रा पैसा जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक। फिर इसकी वजह से जो है ये कई रीजन, उसके पहले भी 40 से ज्यादा यहाँ दिया है कि रिवोल्ट हो चुके थे सैनिकों में, लेकिन ये सबसे बड़ा रिवोल्ट जो है 1857 में क्रिएट किया गया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कुछ दिया है कि कहाँ से अलग अलग कौन कौन जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ देखिए ये है, जैसे यहाँ पर रिवोल्ट जब शुरू हुआ, अब घटना घटी, सबसे पहले क्या हुआ, 29 मार्च को मंगल पांडे ने जो है वो राइफल जो है रॉयल एनफील्ड उसको यूज करने से मना कर दिया, ठीक। 8 अप्रैल को उनको मार दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। फिर बहरामपुर में क्या हुआ था, अवध में सबने क्या है बारी बारी से जो है उस रॉयल एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। 10 मई को मेरठ में रिवोल्ट हुआ, मना ही नहीं कर दिया। फिर लास्ट जो है हॉर्स इन्फेंट्री यानी जो घुड़सवार आर्मी थी उनको भी उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर क्या कर दिया गया, उनको कैद कर दिया गया, 10-10 साल की सजा सुना दी गई। मेरठ में फिर रिवोल्ट हुआ, उन कैदियों को छुड़ाया गया और छुड़ा करके वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए, निकल गए, ठीक। इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड रीजन था वो था मिडिल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ये दो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड रीजन, खासतौर से यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा है। फिर इसमें इन्वॉल्व जो थे सभी वर्ग तबके के लोग थे, इससे जो किसान भी थे यानी पीजेंट्स भी थे, जमींदार भी थे, लेबरर भी थे, कॉमन मैन, और ऐसे बहुत सारे जैसे सिंधिया जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्मी जो थी उन्होंने जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया था लक्ष्मी बाई की तरफ। फिर इसी तरह से ऐसे कई जमींदार थे वो नहीं भी सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे कई राजा थे, लेकिन उनकी सेनाओं ने जो है वो रिवोल्ट कर दिया था, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो ये कई इसमें पूरा ही लगभग एक तबका जो था इस रिवोल्ट में शामिल हो गया था। इसमें मेजर एरिया जो है दिल्ली में कौन कौन कहां से फाइट कर रहा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन ये है। जैसे दिल्ली में बख्त खां जो थे, यानी कि वहां से मेरठ से निकले और बख्त खां, और वो सीधे चले गए दिल्ली, और दिल्ली जा करके उन्होंने क्या किया, जो लास्ट जो मुगल खास जो एम्पेरर थे बहादुर शाह जफर, उनको जो है वो हिंद का पूरा सरहिंद महाराज उसको दे दिया उपाधि के साथ, मतलब उन्हें पूरे हिंदुस्तान का राजा बना दिया, ठीक, शहनशाह हिंदुस्तान, और उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। लेकिन फेलियर का एक रीजन ये भी था कि उस समय जो बहादुर शाह जफर थे वो पूरी तरह से उनको भरोसा नहीं था, वो सामने से एक्चुअली कहेंगे तो ये बख्त खां और ये सभी उनसे करवा रहे थे, और लेकिन वो पूरी तरह से शामिल नहीं थे, और वो अंदर ही अंदर ब्रिटिशर से बात भी कर रहे थे, एक ये भी मिलता है, ठीक है।
सुनने में। तो भक्त भक्त कहाँ जो थे, और इसके साथ ही उनसे ये कह दिया गया कि जबरदस्ती कहा गया कि भाई आप जो है लेटर लिखो, और जितने भी छोटे मोटे जमींदार और राजा हैं उनको भी एक मिलकर के एक महासंघ बनाओ, और महासंघ बना करके पूरे इस रिवोल्ट में सबको एक साथ खड़ा करो, एक साथ एकजुट लाने की कोशिश करो। फिर इसी तरह से जो है जो है नाना जो थे कानपुर में, क्योंकि उनको हटा दिया गया था, पुणे से उठा के कानपुर ट्रांसफर किया गया था, तो तात्या टोपे और अजीमुल्ला ये उनके साथ में थे कानपुर में। लखनऊ से बेगम हजरत महल, अब ये वो दो लोग हैं, सॉरी बेगम हजरत महल और ये जो नेपाल चले गए। ठीक है, तो बेगम हजरत महल, इनके ऊपर भी माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा दिया गया था, और इनके जो बच्चे लड़के थे कादिर, उनको भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। बरेली से जो है खान बहादुर, उनको, फिर इसी तरह से बिहार से जो है कुंवर सिंह जमींदार थे, ये काफी बुढ़े हो चुके थे, 80 साल के थे, लेकिन वो भी खुश नहीं थे, इन्होंने भी काफी उस समय लड़ाई लड़ी, कुंवर सिंह। फिर फैजाबाद, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला वो थे। फिर इसी तरह से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, वो खड़ी हो गई थी। तो ये उनके ऊपर भी आपको बताया माल, उनके ऊपर भी अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसलिए वो खड़ी हो गई थी। तो अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत पहले से ऑर्गेनाइज चल रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सेंट उससे पहले की घटना जो पूछी जाती है अक्सर, इसीलिए मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है। ठीक, तो ये था कि उस समय उसके 10-15 साल पहले से लोग जो क्या करते थे कि सन्यासी जो है वो सबके गांव गांव विजिट किया करते थे, और कमल और चपाती या रोटी ब्रेड को लेकर के बांटा करते थे, एक सिंबल बना दिया गया था, और उसके साथ ही सबको यूनाइट करके एक बड़ा रिवोल्ट जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये पूछे जाता है घटना, इसलिए मैंने यहाँ इसका जिक्र कर दिया गया है। ठीक, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि रिवोल्ट का पहले से ही कुछ ऐसा चल रहा हो। फिर उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मारा था सार्जेंट को, मेजर जो थे उनको गोली मार दी। ठीक, और उनको 8 अप्रैल को हैंग करा गया। ठीक, वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे। बरहामपुर से जो है उसने 19 इन्फेंट्री जो थी उसने राइफल को यूज करने से मना कर दिया। इसी तरह से फिर अवध रेजिमेंट, तो ये धीरे धीरे उन लोगों ने मना कर दिया इसको, राइफल को यूज करने से। फिर रिवोल्ट एक साथ क्रिएट हुआ। 10 मई को रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ मेरठ से, और धन सिंह गुर्जर जो वहां के कोतवाल थे, इसलिए गुर्जर विद्रोह भी कहते हैं। इसी साथ ही 11 मई को मेरठ से सोल्जर जो है वो दिल्ली पहुंच गए और अनाउंस कर दिया मुगल लास्ट एम्परर को शहनशाह हिंद बना दिया, और बहादुर शाह से कहा कि भाई कि आप संघ बनाओ इसको लेकर के। अफेक्टेड रीजन जो इसमें थे वो बेसिकली साउदर्न इंडिया जो था इसमें शामिल नहीं था। साउदर्न इंडिया के जो राजा थे इसमें बहुत सारे हिस्से में इफेक्ट नहीं था, नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा ये इफेक्टेड रीजन थे। अवध था, रुहेलखंड था, बुंदेलखंड था, मिडिल इंडिया, बिहार, ईस्टर्न पंजाब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उनके लड़के ब्रिजेश कादिर जो थे, बरेली से आपको बताया खान बहादुर, ये सारे लोग। फिर बिहार से जमींदार कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। इतना सब होने के बावजूद भी ये जो है सक्सेस नहीं हो सका, फेलियर हो गया। इसीलिए जैसे अभी इसके आगे भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो गांधी जी ने जो आंदोलन इतना बड़ा खड़ा किया था, और चौरी चौरा के बाद उन्होंने आंदोलन सडन वापस ले लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो गांधी जी की गलती थी उनको, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया होता, गांधी जी चौरी चौरा के बाद वापस नहीं लेते अगर उस मूवमेंट को, तो 3 से 4 साल के अंदर भारत को शायद जो है 30 के बाद ही आजादी मिल गई होती, कुछ समय में ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखो इतना बड़ा रिवोल्ट है, लेकिन हिंसक होने की वजह से इसे दबा दिया गया। सेम अगर उस टाइम भी होता, क्योंकि उनका नॉन वॉयलेंस था, अहिंसक था, और अगर उस समय वो वापस, मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आपको पूछा गया है कि चौरी चौरा जो है, कुछ क्रेडेंशियल ऐसा बोलते हैं कि ये गांधी जी की बहुत बड़ी गलती थी, आप लिखो उस पर एलिबरेट, क्योंकि मेंस टोटली एनालिटिकल है। तो अगर वो ऐसा करते तो उसको दबाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ब्रिटिश, और पूरा सपोर्ट उस समय जो दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट हमको मिलता वो भी नहीं मिल पाता अगर हम भी हथियार उठा लेते। इसीलिए गांधी जी ने वापस ले लिया। हालांकि बहुत सारे उसके बाद वो पॉलिटिकली जो है फिर बिल्कुल भी अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था गांधी जी ने, काफी आलोचना हुई थी उसके बाद। सेम है, देखो इतना बड़ा रिवोल्ट
फेलियर हुआ। रीजन उस फेलियर के कई थे। पहला कि सभी जो है उनके लोकल इंटरेस्ट थे लोगों के, सब अपने अपने मतलब के लिए फाइट कर रहे थे। खुद ब्रिटिशर्स का भी कहना था कि अगर उस समय कोई भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नेता अगर मिल गया होता हिंदुस्तानियों को या इंडियंस को, तो उस समय ब्रिटिश आर्मी उखड़ गई होती, यहां से खत्म हो गई होती। लेकिन सबको विश्वास ही नहीं था। जैसे आपको बहादुर शाह जफर के बारे में बताया कि वो एक तरफ तो बख्त खां या आर्मी सैनिकों के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है, और वो ब्रिटिशर से अंदर ही अंदर बात भी कर रहे थे। ठीक। दूसरा, हमारे पास मॉडर्नाइज आर्म्स भी नहीं थे, कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइज लीडरशिप नहीं थी, और सभी क्लास के लोगों का शामिल भी नहीं हो पाए थे। बहुत कम परसेंटेज भी लोग इसमें शामिल थे। अभी आपको ये भी दिया है कि कौन कौन शामिल है, आप देखोगे तो चौंक जाओगे, बहुत बड़े जो राजा थे उसमें शामिल ही नहीं हो पाए थे। और लिटरेट और अपर क्लास जो था वो तो बिल्कुल ही इससे दूरी बना के रखा हुआ था, वो बिल्कुल शामिल नहीं था। तो हुआ क्या कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे फिर से ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने। बहादुर शाह को बर्मा भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। ठीक। फिर 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई को मारा ह्यूज रॉस ने। और ह्यूज रॉस ने उस समय कहा भी था, ह्यूज रॉस के बारे में कहा भी जाता है कि ह्यूज रॉस ने कहा कि इतने ज्यादा जितने भी ये लोगों ने विद्रोह किया है उसमें ये एक अकेली औरत है जो मर्द है। मतलब वो इतने बहादुरी से उन्होंने फाइट की। चलिए, आप सभी को समझ में आया ये बात, ये सारी चीज समझ में यस आई? सर। हाँ सर। इसमें से जो है प्रीलिम्स यस और सर। मेंस दोनों के लिए ही आपको ये काम आने वाला है। इसमें से जो भी है आपको जैसे भी घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एनालिसिस भी पूछी जाती है मेंस में। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपको मेंस में चाहोगे मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा, जो जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आप खुद उस पर करके देखोगे, खुद ही समझ में आपको ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, कर देते हैं, हम फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, तो ये लक्ष्मीबाई ह्यूज रॉस ने उनके थ्रू उनका डेथ हुई थी। फिर 1859 को नाना साहेब जो थे वो नेपाल को पलायन कर गए, और साथ में बेगम हजरत महल भी गई थी, वो भी पलायन कर गई थी। फिर जो है कुंवर सिंह को 1858 में 9 को वो मार दिए गए। फिर तात्या टोपे जो है वो अप्रैल 1859 में ग्वालियर में मारे गए, और उसके साथ ही उनके साथ क्या हुआ था कि एक उनके साथ जो जमींदार था उसने चीट कर दिया, और इनकी वजह से उनके पकड़ लिया गया, और उनको फिर फांसी दे दी गई, डेथ हो गई उनकी, नाना तात्या टोपे की। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल नहीं थे वो भी मैंने दे दिया है यहाँ पे। काफी लोग थे, जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर वो भी शामिल नहीं थे। फिर होलकर ऑफ इंदौर वो भी शामिल नहीं थे। जोधपुर के राजा वो इसमें शामिल नहीं थे। निजाम ऑफ हैदराबाद वो भी इसमें शामिल नहीं थे, और कुछ राजपूत राजा भी इसमें शामिल नहीं थे। भोपाल के नवाब भी इसमें शामिल नहीं थे, ये सब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। फिर सिख, पटियाला के जो रूरल थे सिख वो भी शामिल नहीं थे। फिर जिंद के, फिर पंजाब के सिख भी इसमें शामिल नहीं थे। कश्मीर के राजा भी नहीं थे, और नेपाल के राजा ही, मतलब ये लोग जो थे ये लोग इस रिवोल्ट पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और किसी न किसी रूप में ये लोगों ने ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट किया था। यानी पूरी हमारी आबादी का, पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोग ही ऐसे थे जो इसमें शामिल थे, ओनली 1%। 20 जून 1857 को बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। तो ये बहुत बड़ा तबका इसमें शामिल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये था आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ समझ में आया आप सभी को?